नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 2023-24 के सत्र के लिए कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली किताब का अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। आज है उसका लेक्चर नंबर 6 और ये इस चैप्टर का आज फाइनल लेक्चर है। इसी लेक्चर के साथ जो हमारी क्लास का ये चैप्टर है ये भी क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम एक नेक्स्ट अध्याय की तरफ, हम एक नए अध्याय की तरफ मूव करेंगे। वो कौन सा होगा, कौन सी किताब का होगा, ये आपको नए अध्याय में पता चल जाएगा। पर चलिए सर, आज के लास्ट लेक्चर में आप हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे विकेंद्रीकृत नियोजन की, ये बॉक्स में दिया हुआ है। खाद्य संकट की, ये भी बॉक्स में दिया हुआ है। हरित क्रांति की बात करेंगे, मेन टॉपिक है। श्वेत क्रांति भी बॉक्स में दिया हुआ, मतलब आज बॉक्स वाले टॉपिकों का दबदबा है। और फिर लास्ट है बाद के बदलाव। ये सब थोड़ा सा इंटरकनेक्ट है, ये तीनों तो एक साथ इंटरकनेक्ट है, इसलिए मैंने इन दोनों को होल्ड करके रखा था कि बॉक्स वालों को विकेंद्रीकृत नियोजन में चाहता तो बीच में पढ़ा सकता था, पर अपन आज लास्ट में लेंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म। टाटा बाय बाय। चलिए शुरू करते हैं विकेंद्रीकृत नियोजन। सबसे पहले इसका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग होती है बच्चों? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और हिंदी में क्या बोला? विकेंद्रीकृत नियोजन। देखो, हमने जब प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको क्या कहा था कि सब कुछ केंद्र से तय हो रहा है, एक सेंटर से तय हो रहा है कि भाई ये तय है, इतना इतना फंड दिया, ये काम करने आप लोगों को, इतनी फैक्ट्री इस राज्य में, इतनी फैक्ट्री इस राज्य में, इतनी फैक्ट्री ये इस राज्य। जब सारा का सारा काम एक जगह से हो, एक ही बिंदु से हो, एक ही जगह से हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। केंद्रित, एक जगह केंद्रित वाली जो है उस वाली व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं। मतलब जो नियोजन है वो एक ही जगह, एक जगह से सारी जगह का तय हो रहा है। परंतु जरूरी नहीं है कि हर बार में, हर मुद्दे में या हर प्लानिंग में या हर सोच विचार में हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र सरकार है वही तय कर रही थी। हम लोग कक्षा 11 में भारत के संविधान में संघवाद के बारे में बड़े ही अच्छे से, विस्तार से और विस्तृत में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म और किस टाइप का फेडरलिज्म भारत में है, संघवाद है, ये हम लोग जान चुके हैं, बड़े ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो जब अच्छे से पढ़ चुके हैं तो ये डाउट होना ही नहीं चाहिए कि राज्य के पास भी कुछ अपनी अधिकार है। तो यहाँ पर हम विकेंद्रीकृत नियोजन की बात कर रहे हैं, मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही सारे पावर लेकर के नहीं बैठी है, कुछ राज्यों के पास भी राज्य अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत ही हो, तो जरूरी नहीं कि जो हर प्लानिंग है वो केंद्रीकृत हो। ऐसा भी नहीं कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों या और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। तो देखो, हमेशा जरूरी नहीं है कि नियोजन जो हो वो केंद्रीकृत हो, एक जगह से ही हो। और ये भी नहीं है कि हमेशा नियोजन का मतलब या प्लानिंग का मतलब यही है कि हमेशा बड़े बड़े उद्योग हो या बड़ी बड़ी परियोजना हो, मतलब बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जाएंगे, बड़ा बड़ा ये करा जाएगा। हर बार हर प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ बड़ा, ठीक है, इन उद्योगों या इन परियोजनाओं के से भी हट करके है। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। केरल मतलब आप ये कह सकते हैं कि बाकी अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में है केरल, और उसका जो मॉडल है केरल मॉडल, वो सच में गजब का ही है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। अगर आपने क्लास 10th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, ठीक है ना, तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था विकास वाला अध्याय, जो पहला अध्याय था विकास, उसमें हमने देखा था कि प्रति व्यक्ति आय में केरल नीचे है, परंतु वहां पे जो बाकी सुविधा है, वहां की शिक्षा व्यवस्था, आज भी भारत में सबसे ज्यादा अगर शिक्षित राज्य कोई है तो केरल है। 94% शिक्षित वहां की जनसंख्या है, ठीक है। और वहां पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। हर व्यवस्था है वहां पे, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, खाद्य वितरण प्रणाली की, सारी जो व्यवस्था है वो बड़े अच्छे से काम कर रही है। तो यहां पर ये चीज उद्योग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग खुश है, वहां पे लोगों को सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता है। तो इस मॉडल में किस किस पर जोर दिया गया? शिक्षा पर, शिक्षा को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ करके आए हैं, कारगर खाद्य वितरण, सही प्रकार से खाद्य का वितरण करना, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहा है, और गरीबी को दूर करना, गरीबी उन्मूलन पर इस कार्यक्रम में जोर दिया जाता है। यहाँ पे किताबें दर्शाई गई और किताबें किसका रूप है? प्रतीक है, शिक्षा का प्रतीक है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है। देखो, अब केरल में प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हो गया? जो हर व्यक्ति की जो इनकम है वो कम है, दूसरे राज्यों की तुलना में आप देखोगे कम है। और वहां पर जो औद्योगिक आधार है
मतलब जो उद्योग है वो भी दूसरे राज्यों की तुलना में कमजोर है या मतलब कम है, परंतु फिर भी वहां पे जो साक्षरता है, जो साक्षरता दर है, जो पढ़े लिखे लोगों की रेट है वो 100% है, मतलब 100%, मतलब ऑलमोस्ट वहां की पूरी ही पब्लिक पढ़ी लिखी है, वहां की पूरी ही पब्लिक क्या है, लिटरेट है। और पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है, जो 7 वर्ष से ऊपर का हो, जो किसी को एक भाषा में बोलना या लिखना आता हो, वो सब साक्षर गिने जाते हैं, लिटरेट गिने जाते हैं। आयु प्रत्याशा बढ़ी है और वहां शिशु मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। आयु प्रत्याशा का मतलब क्या होता है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम एक ये रहता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतने वर्ष तक जिएंगे, ठीक है। तो जनरली भारत में पुरुषों की जो उम्र मानी जाती है वो 68 के आसपास मानी जाती है कि 68 साल तक पुरुष जिएगा तो नॉर्मल है। 68 के बाद अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो नॉर्मल डेथ, इट्स ओके, पर 68 से पहले कोई मरता है तो हम थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है। और महिलाओं की 70-71 मानी गई कि भाई महिलाएं 70 साल 2 साल पुरुषों से एक्स्ट्रा ही जीती है। तो आयु प्रत्याशा बढ़ी है, मतलब वहां पर लोगों के जीने की जो उम्र है वो ज्यादा हुई है, कम नहीं हुई, ज्यादा हुई है। इसके साथ साथ शिशु मृत्यु दर कम हो गई। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि हर 1000 बच्चों पर ऐसे 1000 बच्चे जिन्होंने अभी जन्म लिया हो, ठीक है ना, हर 1000 बच्चों पर ऐसे नवजात शिशुओं पर से जिन्होंने अभी जन्म लिया, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल कंप्लीट करने से पहले मर गए, कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल कंप्लीट करने से पहले मर गए। और आपने बहुत सी बार देखा होगा जो माताएं हैं जब उनके पेट में, गर्भ में बच्चा होता है या बच्चे की जो प्रसव होता है, मतलब डिलीवरी का समय आता है, उसमें काफी माताएं की डेथ हो जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, परंतु उसमें भी अब धीरे धीरे गिरावट आ रही है, मतलब इस मृत्यु दर में भी कमी आई है। जन्म दर भी कम हुआ है। अब जन्म दर कम होने का मतलब क्या है कि हर हजार पे कितने लोगों का जन्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म दर कम होने का, तो आप कहोगे सर ये क्यों अच्छा है, जन्म तो होने चाहिए। जन्म दर कम होने का मतलब क्या है, वहां के लोगों में इस बात की भी साक्षरता है कि हमें फैमिली प्लानिंग पर जोर देना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने पे नहीं, अगर जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हमारे संसाधनों में कटौती आएगी, इसलिए जनसंख्या को भी हमें कंट्रोल करना होगा, उसे भी लिमिट में लाना होगा। तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट यहां पर केरल कर रहा है। 1987 से 91 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। वेरी इंपोर्टेंट, कौन सा अभियान चलाया है, नव लोकतांत्रिक पहल। नई तरीके से एक लोकतांत्रिक पहल करी गई है, नई तरीके से एक डेमोक्रेटिक शुरुआत करी गई है। क्या है ये अभियान में, इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। अब इसके तहत, इस अभियान के तहत लोगों में किस किस बात का ज्ञान दिया गया, विज्ञान का, लोगों को विज्ञान के बारे में बताया गया, विज्ञान के आधार पर सोचना लोगों को सिखाया गया और पर्यावरण को बचाए रखने की बात कही गई। तो विज्ञान और पर्यावरण के मामले में सरकार लोगों को क्या कर रही थी, 100% साक्षर कर रही थी, मतलब उनको पढ़ा रही थी कि हाँ भाई विज्ञान के बारे में जानो, पर्यावरण के बारे में जानो। इस अभियान को चलाया और इस अभियान का नाम क्या था, नव लोकतांत्रिक पहल था। कब से कब चला, 1987 से 1991 तक चला है। यह विकेंद्रीकृत नियोजन क्यों है, क्योंकि यहां पर केंद्र से कोई आदेश नहीं आया कि ये सारे काम राज्य में करने, ये तो केरल सरकार के खुद के इनिशिएटिव्स है, खुद के अनुसार उन्होंने काम करा है। तो यहां पर सरकार के पास, राज्य सरकार के पास अपनी पावर थी और उन्होंने उस राज्य को और उस राज्य को बेहतर बना करके देश को बेहतर बनाने की तरफ अपना एक छोटा सा योगदान सरकार ने दिया। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। अब यह अभियान इस प्रकार से तैयार करे गए थे, इनकी रूपरेखा इनको इस प्रकार से तैयार करा गया था, लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठन। स्वयंसेवी नागरिक संगठनों का मतलब क्या होता है, ऐसे संगठन जो लोगों ने बनाए हो और उसमें लोग अपनी इच्छा से जुड़ते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा संगठन जिसमें दबाव नहीं है, और आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जो एनजीओ होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो सरकार की नहीं होती, गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वो भी होते हैं, लोग अपनी इच्छा से वहां पर जुड़ते हैं। तो ऐसे संगठनों के माध्यम से क्या है, लोगों को जागरूक करा गया, उनको बताया गया कि विज्ञान से जुड़िए, पर्यावरण को बचाने के काम करिए। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो। अब देखो, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर, यह आप लोगों ने कक्षा 10 के संवाद में पढ़ा है और अपन ने कक्षा 11 के संवाद में पढ़ा है कि जो तीसरा स्तर है पंचायती राज, उसमें सबसे नीचे क्या है, पंचायत है, ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद है। तो इन आधारों पर भी सरकार कोशिश कर रही है कि लोग अपनी योजनाएं तैयार करें, मतलब एक पंचायत तय करे कि उसकी पंचायत में क्या समस्या है, फिर कुछ पंचायतें मिलकर पंचायत समिति की समस्या को तय करे और फिर उस पूरे जिले की जो समस्या है वो हमारे सामने आए और उसके हिसाब से केरल सरकार काम करे। बहुत बेहतर प्रोजेक्ट केरल का रहा है और केरल सच में, मतलब आप कह सकते हैं कि एडवांस के लिए ही जाना गया है। केरल हमेशा लोगों के विकास पर ध्यान देता है कि लोगों का विकास होना चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं खाद्य संकट की, या इसे क्या कहा जाता है, फूड क्राइसिस।
फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस या खाद्य संकट का मतलब क्या है? जो हमारे पास खाने पीने की वस्तु हैं उनके संकट आ चुका है, उनकी कमी आ चुकी है। खाद्य संकट का या फूड क्राइसिस का सीधा सा अर्थ ही है जितनी हमारी मांग है उसकी तुलना में पूर्ति कम हो चुकी है, सप्लाई कम हो चुकी है। मतलब मैं ये कहना सकता हूं कि जितनी हमारे खाने पीने की डिमांड है कि हाँ भाई मुझे 100 किलो गेहूं चाहिए, परंतु गेहूं कितना आ रहा है? 80 किलो आ रहा है। मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और जब डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, मतलब हमारे पास कमी है। भाई आज हम मांग 100 किलो रहे और आ कितना रहा है? 80 किलो आ रहा है, मतलब 20 किलो कम है। तो खाद का क्या आ रहा है? संकट आ रहा है, कमी आ रही है। संकट क्यों आया वो देखते हैं। 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर होती गई। तो 1960 के दशक मतलब 1960 से 70 वाला जो दौर रहता है, उस टाइम में जो कृषि की दशा है, जो एग्रीकल्चर की हालत है, वो बद से बदतर मतलब बहुत बेकार से भी बेकार होती गई। 40-50 के दशक में ही खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से जैसे तैसे अपने को ऊपर रख पाई। 1940-50 के दशक मतलब 1940 से लेकर के 60 तक, इन 20 सालों में भी अगर आप देखोगे तो खाद्यान्न की जो उत्पादन की वृद्धि दर है, मतलब खाद्यान्न का जो उत्पादन है उसकी वृद्धि दर जनसंख्या की तुलना में अपना को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर रख पाए। मतलब जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही थी उस तेजी से खाद्यान्न की दर भी नहीं बढ़ पा रही थी, परंतु फिर भी 1940 से 60 के बीच में कैसे न कैसे मेंटेन करके रखा गया, जनसंख्या को खिलाया पिलाया गया। परंतु 60 के बाद हालात खराब हो जाते हैं। एक बात मैं आपको और बताता हूं, देखिए हमारे देश में कहीं पे जनरल क्या होता है कि खाद्यान्न कैसे बढ़ता है? जैसे अभी 1 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर जैसे मान लीजिए 5, 6, इस प्रकार से बढ़ता है। और जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? अभी 1 है, फिर 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। मतलब यहां पर वो सिर्फ उस एक से डबल होता जा रहा है, पर यहां पर हर यूनिट पे डबल हो रहा है। मतलब जनसंख्या बढ़ने की स्पीड हमारे तेज है और जो खाद्यान्न उत्पादन करने की स्पीड है वो हमारे कम है, स्लो है। तो यहाँ पे कंट्रोल जनसंख्या पर भी लगना चाहिए और खाद्यान्न की उत्पादन वृद्धि भी होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बताई गई, ये मैंने तस्वीर दिखाई है कुपोषण को दर्शाते हुए कि भाई खाने की कमी हो चुकी थी। 65 से 67 के बीच देश के में अनेक हिस्सों में सूखा पड़ गया। तो 65 से 67 के बीच में सूखा पड़ गया, बारिश वारिश नहीं आई, तो ज्यादा उत्पादन भी नहीं हो सका। देखिए अब आप ये देखिएगा खाद्य संकट होने के क्या क्या कारण है। पहला कारण तो अगर आपको यही नोट करा हो तो भाई जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा तेज है, पहला कारण। दूसरा, कुछ जगह सूखा पड़ गया। तीसरी बात, इस अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया, उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। 2 युद्धों का सामना, 2 युद्ध कौन कौन से बच्चों? 1962 में चाइना का और 1965 में पाकिस्तान का। इन 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, इन 2 युद्धों का सामना करना पड़ा और विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। विदेशी मुद्रा का संकट क्यों आ रहा है ये बताइएगा, क्यों आ रहा है भैया विदेशी मुद्रा का संकट? कारण सुनिएगा। हम लोगों ने 1947 के बाद हमने हमारे देश के जो घरेलू उत्पादक है उनको बचाने के लिए क्या करा? हमारी अर्थव्यवस्था को बंद घोषित कर दिया कि भैया हम बाहर से किसी कंपनी को यहां पर आकर करके उत्पादन नहीं करने देंगे। हम जब बाहर से कोई सामान आएगा तो उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेंगे। तो अब कोई पागल थोड़ी कि वो ज्यादा टैक्स पे यहां पे बेचेगा सामान, नहीं बेचेगा ना। तो अब क्या हुआ, अगर जैसे मान लो कोई बाहर से कंपनी आती और वो कंपनी यहां पर आती और यहां पर अपनी बड़ी फैक्ट्री बनवाती, लोगों को रोजगार देती। अब भाई मान लो मुझे काम लगना है तो मैं तो रुपए में पैसा लूंगा ना, भाई मुझे तो रुपए दो, मैं थोड़ी जानता हूं डॉलर क्या होता है। परंतु वो कंपनी आ रही है, मान लो अब एक कंपनी को खड़े होने में 100 करोड़ रुपए लगते हैं, तो 100 करोड़ रुपए की क्या डॉलर लेकर के आती। वो डॉलर कहां पर आता? हमारे आरबीआई के पास आता है। और उस डॉलर से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई हमें सामान खरीदना, हम उसका पेमेंट कर पाते हैं। परंतु अब हमने बंद अर्थव्यवस्था कर दी तो हमारे पास बाहर की जो विदेशी मुद्रा तो वो है ही नहीं। अब अगर हम किसी से कुछ खरीदे भी तो हमारे पास पेमेंट करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। यही कारण रहा जब हमने 91 में जाकर के हमारी पॉलिसी को चेंज करा और एलपीजी की पॉलिसी माननीय मनमोहन सिंह जी लेकर के आए। इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गई और देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति आन पड़ी। तो ये कारण है जिसके कारण खाद्यान्न की कमी हमें देखने को मिली। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा विकराल था। यहां स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गई थी। बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। अगर हम पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेकार स्थिति की बात करें तो कहां की थी? बिहार की थी। बिहार की सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। वहां पे जो खाद्यान्न संकट है वो सबसे ज्यादा था। लोगों के पास खाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था, खाद्यान्न का अभाव हो चुका था, काफी कमी हो चुकी थी। इस राज्य के 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में आधी से भी कम रह गई थी। तो इस राज्य के जो 9 जिले हैं, ठीक है ना, 9 जिलों में मतलब जो टोटल पैदावार है उसके सामान्य से आधी रह गई। मतलब पर टोटल जो होनी चाहिए मतलब उसका आधा भी नहीं रहा। मतलब आप सोचो कि पहले 100 किलो उत्पादन हो रहा था, 50 किलो से भी कम ही उत्पादन हो रहा है। 9 राज्यों की, 9 जिलों की तो ऐसी स्थिति हो चुकी थी।
इनमें से 5 जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 भी अनाज उपजा रहे थे। और इनमें से 5 राज्य तो ऐसे हैं, जैसे मान लो कि वह पहले 100 किलो उगा था, तो अब सिर्फ और सिर्फ कोई 30 या 33 किलो ही अनाज उगा पा रहे हैं, ज्यादा उगा ही नहीं पा रहे। तो बहुत बुरी स्थिति हो गई। खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। तो फिर लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा था, तो कुपोषण हुआ, लोग भूखे रहने लगे, उनको सही प्रकार से पोषण नहीं मिल पाया। अब पोषण नहीं मिलेगा तो बीमारियां लगी, और बीमारियां लगी तो काफी हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु होना शुरू हुई। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर के 1200 कैलोरी हो गया था, जबकि एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना 2450 कैलोरी के आहार की जरूरत होती है। ठीक है ना। अब उस समय लोग 2200 कैलोरी, मतलब कैलोरी एक यूनिट है जो हम खाना खाते हैं, उसकी एक यूनिट इतनी तो इंसान को मिलनी चाहिए। जनरली ये कहा जाता है कि जो शहरों में जो लोग रहते हैं उनको 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए, और जो गांवों में रहते हैं उनको 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए। परंतु वहां के लोग पहले 2200 और 2200 से 1200 कैलोरी पर आ गए, मतलब आधा ही खाना मिल रहा था। और मिलना कितना चाहिए था? 2450 कैलोरी मिलना चाहिए था, परंतु आधा ही खाना लोगों को मिल पाया। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई थी। इन वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतें भी काफी बढ़ी, और जो मृत्यु दर है वो 34% बढ़ गई पिछले साल की तुलना में। मतलब 1967 में है तो 1966 में जितनी मृत्यु हो रही थी उसकी तुलना में 34% और बढ़ गई। मतलब मान लो पहले एक बच्चा मर रहा था, अब 34 बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, मान लो पहले 100 बच्चे मर रहे हैं, अब 340 बच्चे और एक्स्ट्रा मर रहे हैं। तो 34% मृत्यु दर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कुपोषण था, लोगों को खाने पीने को सामान नहीं मिल रहा था, और खाद्यान्न की कीमतों में काफी बढ़ गई। अब देखो, डिमांड जब ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा थी, मांग ज्यादा थी, और सप्लाई कम थी, तो ये तो बात आप जानते हो कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्राइस ज्यादा हो जाती है, मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। और मूल्य जब बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? महंगाई कहते हैं। तो यहां पर महंगाई बढ़ गई थी। अपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में दोगुने अथवा उससे भी ज्यादा दामों में बिक रहे थे। अब हम पंजाब की बात करें, पंजाब थोड़ा सा समृद्ध था खेती में, तो इसलिए वहां पे स्थितियां ठीक थी। अगर पंजाब की तुलना में हम देखें तो बिहार में गेहूं और चावल दुगनी रेट पे बिक रहे हैं। अगर पंजाब में वो 10 रुपए किलो बिक रहे हैं तो यहाँ पर 20 रुपए किलो में, अगर 20 में बिक रहे हैं तो 40 रुपए किलो में बिहार में बिक रहे थे। सरकार ने उस वक्त जोनिंग या इलाका बंदी की नीति अपना रखी थी। अभी जोनिंग या इलाका बंदी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जोनिंग या इलाका बंदी, देखो अब आप नाम से पता लग सकते हो कि इलाका बंद कर रखा है, हर एक एक इलाके को बंदी में रख रखा है। कैसे? इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई थी। ऐसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज्यादा चोट पड़ी। अब इसमें क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए ये बिहार है और ये पंजाब है, पंजाब के अंदर जो उत्पादन होगा वो पंजाब के लोग ही खाएंगे, बिहार के अंदर जो उत्पादन होगा वो बिहार के लोग ही खाएंगे। इलाका बंद कर दिया, जोन कर दिया, ये जोन, ये अलग जोन, ये अलग जोन। इसके बाद यहाँ जो भी उत्पादन होगा वो कहीं दूसरे राज्यों में नहीं जाएगा, और यहाँ का उत्पादन किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएगा। अब बिहार की स्थिति डाउन हो चुकी थी, बाहर से सामान नहीं आ सकता था, तो यह भी कारण हुआ कि लोगों को खाने पीने को नहीं मिला। खाद्य संकट के कई परिणाम हुए। अब खाद्य संकट से हुआ क्या, रिजल्ट क्या है? देखो, खाद्य संकट क्यों हुआ ये मैंने आपको बताया, जनसंख्या बढ़ गई थी, हमारे युद्ध हुए, ठीक है ना, फसलें सही नहीं हो पाई, ये सारे कारण थे। अब उसके परिणाम क्या हुआ, क्या रिजल्ट हुए वो देखो। सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा, तो अब क्या है, मजबूरी है, सरकार को मंगवाना पड़ा। और गेहूं का आयात कहां से करना पड़ा? खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि अमेरिका उस समय काफी अच्छा उत्पादन कर रहा था। तो हमें क्या करा, अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ा। अमेरिका को बोला, अमेरिका भैया प्लीज हमें गेहूं भेज दीजिए, हमारे पास खाने को नहीं, गेहूं भेज दीजिए। तो हमने किसकी मदद ली? अमेरिका की मदद ली। अब अमेरिका क्या है, एक थोड़ा सा चालाक देश है, तो उसने सोचा इंडिया को भी जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, इंडिया पर दबाव बनाते हैं कि आप हमारी आर्थिक नीतियों को अपनाओ। क्योंकि ये वो वाला दौर भी है जब शीत युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में होड़ है कि हम समाजवादी या पूंजीवादी, तो अमेरिका सोच रहा है हम फायदा उठाते हैं इंडिया की मजबूरी का, और हम बोलेंगे कि आप हमारी आर्थिक नीतियों को अपनाइए। अब योजनाकारों के सामने पहली प्राथमिकता तो यही थी कि किसी भी तरह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। तो अब सबसे पहला तो काम योजनाकारों के सामने यही था कि भैया हमें अभी उद्योग कुछ नहीं बनाना, सबसे पहले तो खाद्यान्न में हमें आत्मनिर्भरता चाहिए। खाने पीने का इतना सामान हमारे पास होना चाहिए कि हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। आत्मनिर्भर, हम खुद पे निर्भर रहें, इतना खाने पीने के लिए हमारे पास होना चाहिए। अब खाने पीने के लिए इतना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जनसंख्या को भी कंट्रोल में करना पड़ेगा, और साथ साथ में हमें जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं उस उत्पादन को बढ़ाना होगा, उत्पादन को इंक्रीज करना होगा।
अब सवाल आता है उत्पादन बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो बोला गया हम कुछ नए तरीके अपनाएंगे। नए तरीकों में क्या है, हम उच्च पैदावार वाले बीज लेकर के आएंगे जिनसे क्या होगी, उपज ज्यादा होगी। मतलब अगर हम पहले जो बीज लगा रहे थे उससे 10 किलो गेहूं उग रहा है, अब बीज लगाएंगे उससे 100 किलो गेहूं उगेगा। हम केमिकल फर्टिलाइजर, हम केमिकल वाली खाद लाएंगे। पहले हम क्या है, गाय का गोबर खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, परंतु अब हम क्या है, केमिकल वाले खाद लेकर के आएंगे, वो डालेंगे। पहले हम अगर कोई पेड़ पे या किसी पौधे पे कीट लग जाता था, कीड़ा लग जाता था, तो उसको हटाने के लिए नीम के पानी का इस्तेमाल करते थे, परंतु अब हम लोग क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड लेकर के आएंगे, केमिकल से बनी हुई दवाइयां लाएंगे, जिससे वो कीड़ा क्या उसका ही नाश हो जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा। अब हम नई नई चीजें लेकर के, हम सिंचाई के लिए और व्यवस्था लाएंगे, जिससे क्या हो, उत्पादन बढ़े। और ये जो उत्पादन बढ़ाने की जो तकनीकें मैंने आपको बताई, उच्च पैदावार वाले बीज, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, नई टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, ये सब कुछ, इन सब से उत्पादन बढ़ाने की जो तकनीकें थी, इन सबको नाम दिया गया हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सब हरा रहा है, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा, इसलिए हरित क्रांति, एग्रीकल्चर में क्रांति लाने का समय था कि अब हम उत्पादन जो कम है उसको बिल्कुल हाई लेवल पे ले जाना, बड़ा बदलाव कर देना, यह हरित क्रांति होती है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं हमारे हरित क्रांति पर, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अब आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ी तो पड़ी क्यों? क्योंकि खाद्य संकट हो चुका था। अब हमारे सामने सबसे पहले चैलेंज तो ये कि हम खाद्यान्न में क्या हो, आत्मनिर्भर हो, हमारे पास क्या हो, खाने पीने को सब कुछ हो। देखो एक बात मुझे बताओ, देखो एक बात मैं पूछता हूं आप लोगों से, मान लीजिए कि भाई आज आप लोगों का सपना है कि एक बहुत खुद का अपना मकान हो, 2-3 उसमें गाड़ियां हो, सब कुछ हो, अलाना फलाना ढिमका बहुत कुछ हो, परंतु एक बात बताओ, अगर खाने को ही घर में नहीं है तो आप क्या पहले गाड़ी लेने की, खरीदने की सोचोगे या खाने के लिए कुछ लाने? आप बोलोगे यार सर बेवकूफ़ वाली बात मत करा करो अपने सर, खाने के लिए पहले करेंगे। तो बस वही बात है, यहां पर भी यही बात थी। एक उद्योग लगाना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को बढ़ाना, उनसे सबसे पहले जरूरी क्या था कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो, हमारे पास खाने पीने के लिए इतना हो कि हमें किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए हरित क्रांति आई है। खाद्यान्न संकट की इस हालात में देश पर भारी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। तो अब ये खाद्यान्न संकट था, अब पूरी दुनिया की नजरें थी भारत पे, अब तो भारत को मदद लेनी ही पड़ेगी। अब सब देश उसको, देख तुम हमारी पॉलिसी मान लो भारत, हम तुम्हें ये दे देंगे, तुम हमारी पॉलिसी मान लो भारत, हमारी नीतियों को अपना लो, हम तुम्हें दे देंगे। तो बाहर से जो दबाव आ रहा था उसके पड़ने की आशंका बढ़ चुकी थी कि अब इंडिया को बाहर का प्रेशर झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखो अब 65 वाला ही दौर है जब युद्ध भी चल रहा है और हरित क्रांति का भी समय आएगा। इसलिए माननीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय नारा दिया, जय जवान जय किसान, कि जो हमारे जवान हैं वो दुश्मनों से भारत को बचाए और हमारे किसान हैं इस भूखमरी जो दुश्मन है इससे हम लोगों को बचाएंगे। इसलिए कहा गया जय जवान और जय किसान। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका पर। तो भारत किस पर? खाद्य सहायता के लिए, खाने पीने के सामानों की सहायता के लिए क्या है, भारत विदेशों पर निर्भर हो चुका था, और विशेष करके किस पर? अमेरिका पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। तो अब अमेरिका ने फायदा उठाया, अच्छा तुम्हें गेहूं चाहिए हम देंगे, डोंट वरी, पर कुछ ही नहीं करना तुम लोगों को, बस तुम ये नीतियां बदल दो। ये तो समाजवाद करो, कुछ ही काम का नहीं है ये, मिश्रित कुछ पूंजीवाद, पूर्ण रूप से पूंजीवाद में आ जाओ, सब कुछ हमारी कंपनियां यहाँ आएगी, बहुत उत्पादन करेगी, तुम भी मस्त हम भी मस्त, पूंजीवाद। तो अपना काम बनवाने की कोशिश उस समय अमेरिका कर रहा था। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। अब सरकार ने एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रेटेजी सरकार ने अपनाई कि हमें कृषि का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाना है। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनको ज्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। इस नीति को अब सरकार ने छोड़ दिया था। देखो अब सरकार ने, पहले जैसे ही हम आजाद होते हैं, सरकार ने क्या करा कि जो इलाके पिछड़े हुए या जो किसान गरीब है या पिछड़े हुए, उनको सरकार ने खूब सहायता दी, सब्सिडियां सरकार ने दी, आर्थिक सहायता सरकार ने करी, बीज सरकार ने प्रोवाइड कराए, सस्ते में लोन प्रोवाइड कराए, परंतु उसका बेनिफिट सरकार को नहीं मिला, उत्पादन कम होता गया, फायदा नहीं मिला। तो सरकार ने बोला अब सबसे पहले जरूरी है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, और इसलिए हमें क्या है, जो अभी गरीब किसान है उनके साथ सरकार खड़ी है, परंतु अब उतनी मदद नहीं देगी। तो बोले फिर किसको देंगे? जो मजबूत किसान है उनको देंगे, क्योंकि उनको इतनी मदद देकर के ही हम हमारा उत्पादन बढ़ा सकते हैं, गरीब किसानों को भी मदद देकर के नहीं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में चर्चा करी थी कि एक तरफ उत्पादन बढ़ाना भारत के लिए चैलेंज था, और एक तरफ गरीब किसानों को साथ लेकर के भारत उनको आगे बढ़ाना भारत की सरकार के लिए चैलेंज था।
सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। तो अब वहां पर ज्यादा सरकार ने पैसा लगाया जहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। भाई पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, जहां पर पानी की खूब सुविधाएं थी और जो किसान वहां के समृद्ध थे, अमीर किसान थे, उनको बोला, सरकार बोले हम तो आपकी और थोड़ी सी मदद करेंगे, पर अब बस एक ही शर्त है, उत्पादन बढ़ना चाहिए, खूब उत्पादन बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीन है, आप खूब एक साथ उत्पादन कर सकते हो, आपको हम अच्छी क्वालिटी के बीज हम लोग ला करके देंगे, हम आपको हर चीज प्रोवाइड कराएंगे, पर उत्पादन बढ़ना चाहिए, हमें अमेरिका से मांगने की आवश्यकता ना हो। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई थी कि जो पहले से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। तो अब सरकार से पूछा गया क्या हुआ समाजवाद का, हाँ? छोड़ दिया गरीबों का साथ सरकार ने? तो सरकार ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, परंतु जो सक्षम है, जो मजबूत है ना, वही लोग क्या है, उत्पादन को तेजी से बढ़ा सकते हैं, वही उत्पादन को तेजी। देखिए एक मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैं एक बात बताता हूं, भाई एक बच्चा है 10 साल का, एक बच्चा है 10 साल का और एक बच्चा है 3 साल का। अब हम इनको दोनों को दौड़ाना चाहते हैं, जीतेगा कौन? सीधी सी बात है 10 साल वाला जीतेगा, ठीक है। हाँ अब एक देखो, अब हम मजाक में कहें नहीं साहब दौड़ो दोनों साथ, दौड़ो दोनों साथ दौड़ो, छोटे वाले को आगे बढ़ाना, छोटे वाले को आगे बढ़ाना, वो ठीक है, परंतु जब एक बार सवाल नाक पर आ जाए कि नहीं भाई अब तो पड़ोस वालों ने चैलेंज करा कि जा उतार दे तेरे किसी भी बच्चे को, जीतेगा तो मेरा ही बच्चा, तो फिर तो गुस्सा आएगा, फिर तो बोला जाएगा देख छोटू अभी देख थोड़ी देर तू साइड में बैठे, अभी बड़े भैया को जाने दे, क्योंकि यही जीत करके आ सकता, क्योंकि अभी सक्षम है, 10 साल का है, बड़े हैं, इसके पैर बड़े हैं, एक पैर यहां रखेगा दूसरा वहां रखेगा। ये कहानी मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि जो मजबूत है, जो एक बार ताकतवर है, वही आगे जाकर के उत्पादन को बढ़ा सकता है। और अभी नाक का सवाल क्यों है? क्योंकि अमेरिका सब हम पे नजर डाले हुए बैठे हैं कि इनको हम मदद करें और ये हमारी पॉलिसी को अपना ले, मतलब फिर से हम इनके दबाव में आ जाएंगे, हम तो आजाद होते हुए इनके गुलाम हो जाएंगे, जो मैं नहीं करना। तो इसलिए एक बार क्या है, अमीर किसानों की, समृद्ध किसानों की मदद करते हैं, वो उत्पादन को बढ़ा दे और उत्पादन बढ़ेगा तो देश का ही विकास, उससे विकास से फिर हम गरीबों किसानों का विकास कर देंगे। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, जिन्हें हम इंग्लिश में कहा जाता है HYV सीड्स, HYV सीड्स का मतलब क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर होता है, खाद होता है, ठीक है, जो मिट्टी में मिलाई जाती है। कीटनाशक, कीट का मतलब एक कोई छोटा जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों पे लग जाते हैं, उनका नाश करने वाली दवाई है। बेहतर सिंचाई सुविधा, मतलब खेतों तक पानी पहुंचाने की बेहतर सुविधा है। ये सब अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू करा। अनुदानित मूल्य मतलब थोड़ा कम रेट पर सरकार ने उनको देना शुरू करा कि हाँ भाई ये लीजिए कम रेट पर, ठीक है, जिससे कि आप उत्पादन कर सके। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। अब किसानों ने बोला चलो भाई हम उत्पादन तो कर देंगे, पर कल को किसी ने खरीदा ही नहीं तो, क्योंकि सब कुछ महंगा हो रहा, कोई ना खरीदा, तो सरकार ने बोला चिंता मत करो, हम खरीदेंगे, आप लोग आप बस उत्पादन करो, हम खरीद लेंगे, हम जहां अमेरिका से खरीदे उससे अच्छा आप लोगों से खरीदें, आप तो उस उत्पादन करो। यही उस बड़ी घटना की शुरुआत थी जिसे हम हरित क्रांति कहा जाता है। तो ये वही घटना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। इस प्रक्रिया में धनी किसान और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। तो अब जो धनी किसान है, जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं, जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक है, उनको इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ, सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। हरित क्रांति से खेती हर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और इस देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। अब हरित क्रांति से फायदा क्या हुआ? सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, मतलब बढ़ोतरी हुई, पैदावार बढ़ी, क्योंकि जो उच्च पैदावार वाले बीज है वो अच्छी क्वालिटी के हैं, और खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हो गई। पहले अगर हमारे पास 100 किलो गेहूं था खाने को, अब 1000 किलो है, 500 किलो है, 1500 किलो, मतलब अब हमारे पास क्वांटिटी बढ़ चुकी है, अब मात्रा हमारे पास बढ़ चुकी है। और हरित क्रांति के बाद भारत इतना आत्मनिर्भर हो जाता है कि चाहे तो वो अमेरिका को और सप्लाई कर दे, पर अमेरिका से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये था हरित क्रांति का कमाल, ये थी हरित क्रांति की अच्छी बात। परंतु हरित क्रांति के कुछ नुकसान भी हुए थे, वो भी जानेंगे। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। अब देखो पहला नुकसान तो यही, विभिन्न वर्ग। अब देखो जो अमीर को सरकार ने मदद दी, अब अमीर तो और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी प्रदेश, यहां के इलाकों में अच्छा उत्पादन हुआ, ये जो इलाके हैं ये और ज्यादा विकसित हो गए और विकास इनका हुआ, बाकी राज्य, बाकी इलाके पिछड़ गए। तो यहां पे क्या बोला गया, विभिन्न वर्गों को और देश के अलग अलग का ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइज्ड हो गया, मतलब बट गए वो, एक बहुत ज्यादा विकसित है, एक कम विकसित हो गया, एक अमीर ही अमीर होता गया, एक और गरीब गरीब होता गया, एक एरिया काफी डेवलपमेंट था, एक एरिया पिछड़ता गया।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़ रहे थे। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी ये काफी मजबूत हो चुके थे, बाकी इलाके हैं खेती में पिछड़ रहे थे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। क्या दो प्रभाव हुए? पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसान और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो गया था। मतलब अब गरीब किसान और भूस्वामी है, उनके बीच में और अंतर आ चुका था, वो खाई और बढ़ चुकी थी। साफ नजर आने लगा था ये भाई साहब किसान है, भूस्वामी, क्योंकि सरकार अब उनके पास खुद गई थी, बोला अब प्लीज अब आप उत्पादन करो, हम आपको मदद दे रहे हैं। वो उत्पादन करके और अमीर हो गए और गरीब किसान और गरीब होता गया। तो पहला तो जो प्रभाव हुआ वो ये हुआ। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हो गई। अब वामपंथी संगठन जो है उन्होंने सरकारों को बोला ये तो सरकार गलत कर रही है, लोगों को बोला, गरीब किसानों को बोला आओ एक हो जाओ, और एक होकर करके हम क्या करेंगे, सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार क्या कर रही है, गरीब किसानों का साथ छोड़ दिया। तो गरीब किसानों को जोड़ने का अच्छा मौका वामपंथी संगठनों को समय मिल चुका था। दूसरा है हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसान यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। अब क्या हुआ, यहां पर गरीब किसान और अमीर किसान थे, परंतु कुछ किसान ऐसे थे जो बीच में थे, जिनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें थी, बहुत कम था। तो उन्होंने भी सरकार से थोड़ी बहुत फायदा लेकर के अपना उत्पादन बढ़ा लिया और अब वो एक नया, मतलब कह सकते हैं ना तो वो बिल्कुल अमीर थे ना वो बिल्कुल गरीब थे, एक अच्छी कंडीशन पे वो पहुंच चुके थे। तो मध्य श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। इन्हें बदलाव से फायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे और फिर काफी धीरे धीरे और प्रभावशाली बनते बनते ये कुछ इलाकों में काफी प्रभावशाली बन जाते हैं। तो एक तरफ तो अमीर गरीब की खाई भी बढ़ी और एक इनके बीच में से एक नया वर्ग निकल करके आया, मध्यम श्रेणी वाला वर्ग निकल करके, वो हरित क्रांति थी। ठीक है, अब हरित क्रांति के अगर मैं नुकसानों की बात करूं, पहला नुकसान तो उसमें यह था कि हम केमिकल चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, कीटनाशक हो गए, खाद हो गई, ये सब चीजें आज हमारे शरीरों में जा रही है और हमारे शरीर को खराब कर रही है, हमारे शरीर को बर्बाद कर रही है। ये बात सही है कि उत्पादन बढ़ा, परंतु आज हम लोगों के जो शरीर है वो खराब हो चुके हैं। इसके अलावा HYV सीड्स में या इन खाद में, इन सब में पानी बहुत चाहिए होता है। तो क्या हुआ, हर जगह से कुएं खोदे गए, हर जगह बोरिंगें खोदी गई। उन कुओं से, उन बोरिंगों से क्या हुआ, जो भूमिगत जो पानी था, जो अंडरग्राउंड वाटर था, वो भी धीरे धीरे कम होता गया। तीसरी बात, जो ये कीटनाशक डाले जा रहे थे या केमिकल वाली खाद डाली जा रही थी, वो जमीन में मिलाई जा रही थी, तो जमीन के अंदर जो पानी था वो भी बेकार हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा अमीर गरीब का भेदभाव बढ़ा ही। इसके अलावा कुछ इलाके डेवलप्ड हुए, कुछ और भी पिछड़ गए। ये हरित क्रांति के कुछ नुकसान थे। परंतु मैं आपको हमेशा बच्चों एक ही चीज सिखाते हुए आया हूं कि हम, चाहे कोई व्यवस्था हो और चाहे कोई व्यक्ति हो, उसकी मेरिट्स मतलब उसके अच्छे गुण और उसकी डीमेरिट्स, उसके दोष, उसकी बुराइयां देखते हैं। अगर मेरिट्स अच्छी हो, गुण दोषों की तुलना में ज्यादा हो, तो हम उसको एक गुणी व्यक्ति कहते हैं, अच्छा व्यक्ति हम लोग कहते हैं। परंतु अगर वहीं गुण कम हो और दोष ज्यादा हो तो हम उस व्यक्ति को दोषी व्यक्ति कहते हैं। हरित क्रांति के दोष हैं, परंतु उस समय की हालातों को देखें तो उस हरित क्रांति का आना बड़ा ही आवश्यक था। वो उसका एक बड़ा गुण है कि उसने उत्पादन बढ़ाया और लोगों को खाद्य संकट से बचाया। आज सिक्किम एक ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से क्या है, ऑर्गेनिक खेती करता है, जहां पर किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। सरकार की कोशिश है वापस से उस प्रकार का सारा कार्यक्रम करने की। सरकार कोशिश करती है, कहती है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर की जगह आप गोबर का इस्तेमाल करिए। ठीक है, गाय का जो गोबर आता है वो बड़ा ही अच्छा होता है। आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल करिए जिस कीटनाशकों में। तो क्या है, सरकार फिर से उन चीज़ों पर आने की कोशिश करी, जो कि एक बेहतर कदम है। परंतु 67 के दौर में देखें तो हरित क्रांति की आवश्यकता थी। और मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूँ, बेटा कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है या कोई डिसीजन हम लोग लेते हैं, वो सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कंडीशन पर निर्भर करता है, सिचुएशन पर निर्भर करता है। बिना कंडीशन के कुछ भी नहीं है। आज आप कोई फैसला ले रहे हो, मैं यहां से बैठ करके नहीं बता सकता वो फैसला सही है या गलत है। आप किस कंडीशन में ले रहे हो, कोई व्यक्ति कोई फैसला ले रहा है, मुझे नहीं पता वो किस आधार पर ले रहा है। कंडीशन, सिचुएशन, स्थितियों को जानना बड़ा ही आवश्यक होता है। इसलिए हमें जल्दी से कभी किसी व्यक्ति पे, किसी उसके फैसले पे जल्दी से कमेंट नहीं करना चाहिए। हमें उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, पूरा उसके डेप्थ तक, गहराइयों तक जाना चाहिए, फिर हम उस पर कोई फैसला सुनाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं श्वेत क्रांति की, या जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब सर ग्रीन रिवॉल्यूशन तो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट क्या होता है सर? व्हाइट मिल्क सर, क्या मिल्क से? बिल्कुल बच्चों। अब यहां पे मिल्क की क्रांति आई है, दूध की क्रांति आई है।
मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ के विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत हुई। तो जो अमूल जो दूध के पैकेट्स देखते हो, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल दूध की जो शुरुआत हुई है वही क्या है, श्वेत क्रांति है, वही व्हाइट रिवॉल्यूशन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। इन्होंने गुजरात में गांव है आनंद, अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ एक ग्रुप बनाया और उसमें एक बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई। अब क्या करा इन्होंने वो देखो। गुजरात का एक शहर है आनंद, सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादकों को जोड़ा। तो इस पर करा क्या गया, अब आपको ये पता है पहले के समय में क्या है कि हर घर में गाय और भैंस हुआ करती थी, चाहे वो एक एक दो दो हो पर हुआ करती थी, और सब अपने दूध निकाल रहे हैं, और सबके पास भी नहीं तो काफी लोगों के पास गाँव में विशेषकर से हुआ करती थी। यहाँ पर वर्गीज कुरियन जी ने क्या करा, इन्होंने बोला कि भाई जितने भी हैं हम लोग क्या करें, एक एक जगह सेंटर खोल लेते थे। आप सब के सब, जैसे मेरे पास गाय भैंस, मैं 20 किलो दूध पहुंचा सकता हूँ, मैंने 20 किलो दूध उस सेंटर पर ले जाकर के पहुंचा दिया, फिर 20 किलो और कहीं से आ गया और कहीं से आ गया, वो सारा दूध मिक्स हो गया। मिक्स होकर के हमने क्या करा, पैकेट्स में बंद कर करके लोगों तक पहुंचा दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट एक तो ये हो कि हमारे पास दूध का उत्पादन बहुत होने लगा, क्योंकि पहले क्या था, क्या भाई मैं इतना कर रहा हूं, अब मैं आसपास में कुछ लोगों को दे देता, बाकी मेरे लिए बेकार था, कोई मतलब नहीं था। अब जिनको मिलना चाहिए था उनको बेचारों को नहीं मिल रहा था, परेशानी हो रही थी। और दूसरा क्या है कि जैसे आज मैं दूध निकालता हूं, दूध बेचता हूं, तो मैंने क्या करा यार, अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो मेरी भी इनकम नहीं हो रही। तो अब इससे क्या हुआ, वर्गीज कुरियन जी ने बोला आपको हमेशा इस सेंटर पे ला करके जमा करा देना इस जगह पे, और आपको हमेशा आपकी एक मंथली इनकम आपको मिलती रहेगी। तो अब मुझे बेचने वाले को भी चिंता नहीं कि हाँ भाई चलो मुझे वहां ले जाकर के देना है, मुझे पेमेंट मिल जाएगा, और खरीदने वाले को भी चिंता नहीं क्योंकि वो पैकेट्स में आकर के आपके घरों पर, आपकी दुकानों पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से श्वेत क्रांति हुई है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का यह सहकारी आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है। तो ग्रामीण विकास देखें, गांवों के विकास के हिसाब से, और गरीबी को दूर करने में एक सबसे बेहतरीन और एक अनूठा मॉडल यहां पर अपनाया गया। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड ये कार्यक्रम शुरू होता है। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। तो ऑपरेशन फ्लड के तहत हमने उत्पादन और विपणन, ठीक है ना, उसके लिए एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ लिया। तो ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर कोई बाढ़ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किससे जुड़ा हुआ? श्वेत क्रांति से या मिल्क से जुड़ा हुआ। बहरहाल ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था। तो ये कोई डेयरी कार्यक्रम नहीं है, डेयरी मतलब जो दूध का उत्पादन करती है, बेचती है, सिर्फ एक ऐसा कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उनकी आमदनी बढ़े तथा गरीबी दूर हो। इसको एक विकास के माध्यम से अपनाया गया। तो ग्रामीण लोगों को क्या हो, रोजगार का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि उनके पास एक फिक्स मंथली इनकम आने लगेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी, मतलब उनकी आय बढ़ेगी, और गरीबी धीरे धीरे फिर दूर होने लग जाएगी। सहकारी दूध उत्पादकों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिलाओं सहकारी डेयरी के जमातों में भी इजाफा हुआ है। तो दूध उत्पादकों की जो सदस्य संख्या वो बढ़ती जा रही है। मतलब हर कोई अब अमूल में रजिस्टर कर रहा है कि नहीं साहब मैं जुड़ जाता हूं और मैं अपना जो दूध होगा वो यहाँ पे सप्लाई कर दूंगा। और इसमें महिलाएं जो सदस्य हैं वो भी जुड़ती जा रही हैं, और मतलब आप कह सकते हैं कि वुमेन इंपावरमेंट या महिला सशक्तिकरण भी देखा जा सकता है। ये हमारी श्वेत क्रांति थी। अब हम बात करते हैं बाद के बदलाव। ठीक है, ये हमने तीन जो चुनौतियां हम लोग बात करते हैं, एकता की, लोकतंत्र की और विकास की। इन तीनों चुनौतियों को हमने 3 चैप्टरों में 3 अध्याय में कवर करा। पहला राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, दूसरा एक दल के प्रभुत्व, और तीसरा हम नियोजित विकास की राजनीति। यहां तक की जो कहानी है, जहां हम हरित क्रांति पर आकर के एक बार एंड कर देते हैं, रोक देते हैं। मैं कहूं श्वेत क्रांति की बात करूं, 1967 तक के दौर की मैं बात कर लूं तो बहुत है, 67 तक का दौर। विशेष करके मैं यहां तक अगर ये बात भी कहूं कि मैं इन चैप्टर्स में हमने जो बात करी वो नेहरू जी के दौर तक की बात करी, या लास्ट एक लाल बहादुर शास्त्री जी का थोड़ा सा और जो योगदान था वो हमने इसमें चर्चा करा। अब आगे से जो चैप्टर है, या मैं कहूं 1967 के बाद के जो बदलाव है वो हम लोग देखेंगे। जहां पर इंदिरा गांधी का समय आएगा उन समय की चर्चा करेंगे, पर वो आगे के अध्याय में एक बेसिक ओवरव्यू यहां पर दिया गया, वो देख लीजिए। 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आता है। तो 1960 के दशक के अंत में अगर आप देखेंगे, मतलब 68-70 के आसपास का दौर है, उसमें एक नया मोड़ आपको देखने को मिलता है। 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी है। नेहरू जी की मृत्यु कब हुई बच्चों? 27 मई
1964 को नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। अब कांग्रेस प्रणाली संकट में गिरने लगी थी। कांग्रेस प्रणाली संकट में क्यों गिरने लगी, कैसे गिरी, ये सब कुछ हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेहरू जी ने देश के विकास में तो एक बड़ा ही योगदान दिया, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, कोई दोहराए वाली बात नहीं है, बल्कि साथ साथ में कांग्रेस को जोड़े रखने में भी इनका एक बहुत गजब का योगदान था। कांग्रेस उनके समय में जुड़ाव था, एक था कांग्रेस, पूरा अलग अलग बिखरावा नहीं था, जो कि बाद में हो जाता है। इंदिरा गांधी जी जन नेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। तो अब नेहरू जी समाजवादी थे, नो डाउट। इंदिरा गांधी जी जो उनकी बेटी थी वो उनसे भी बड़ी समाजवादी निकली। उन्होंने बोला नहीं नहीं, इतने से कुछ नहीं होगा, और राज्य का रोल बढ़ाना पड़ेगा, और राज्य को, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये इंदिरा गांधी जी। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र पर उद्योगों पर बाधाएं आयद हुई। ठीक है, तो और जो निजी क्षेत्र है, वो निजी उद्योग है, उन पर काफी बाधाएं, काफी रेस्ट्रिक्शंस, काफी रोक टोक इंदिरा गांधी जी ने लगा दी। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब जो 14 प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी बना दिया इंदिरा गांधी जी ने। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा करी। तो सरकार गरीबों की भलाई के लिए बहुत से कार्यक्रम सरकार ने चलाए। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ये आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है ना कि देखिए अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 तो एक साथ मिलते जुलते हैं, 4th से हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, और अलग पढ़ने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे करके चल रहे हैं, जिससे कि आप आगे उनको कनेक्ट कर पाए, उनको जोड़ करके रख पाए। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। और यहाँ पर ये योजना, ये सब कुछ तो आई, इसके साथ साथ जो सरकार है उसका जो विचारधारा है वो क्या है, समाजवाद की तरफ उसका रुझान और होने लगा। तो समाजवाद की तरफ आप कह सकते हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से इंदिरा गांधी जी का झुकाव था, सरकार का झुकाव था। वो पूंजीवाद के सख्त बिल्कुल खिलाफ थी उस समय की सरकार, या इंदिरा गांधी जी की जो विचारधारा। इन बदलावों को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मा गर्म बहसें चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार डिबेट्स चलती रही। देखिए अब इनके बीच में जो राजनीतिक पार्टियां, खूब डिबेट्स हुई, ये सरकार ऐसा गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, समाजवाद नहीं, पूंजीवाद नहीं, मिश्रित, ऐसे बहुत सी हुई, और खूब लोगों के बीच में भी और विशेषज्ञों के बीच में भी डिबेट्स चलती रही। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। तो सरकारी नियंत्रण की सरकार कंट्रोल कर करके अर्थव्यवस्था को चलाए, ये वाली विचारधारा लंबे समय तक नहीं चलती है, ज्यादा धीरे धीरे इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में कमी है। जो प्लानिंग वाली बातें हैं वो चलती रही, नियोजन होता रहा, परंतु जो उसका महत्व है, जो उसका इंपॉर्टेंस है, वो कम हो चुका था। 1950 से 80 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। तो 1950 से 80 के बीच में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 3 से 3.5%, बहुत कम रेट से, बहुत धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। इसलिए भी कहा गया कि सरकारी नियंत्रण ज्यादा ठीक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। तो सरकारी कर्मचारियों का तो एक बड़ा जो जाना माना आप कह सकते हैं पहचान है, वो क्या है, भ्रष्टाचार की। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं, सरकारी कर्मचारी मन लगा करके काम नहीं करते, अकुशलता है, कोई एक्सपर्टनेस नहीं है। प्राइवेट के किसी बैंक में जाओ तो उनका काम देखो, सरकारी बैंक में जाओ उनका काम देखो, प्राइवेट स्कूल में जाओ, सरकारी स्कूल में जाओ, दोनों के काम में बड़ा डिफरेंस है। तो ये आरोप लगाया गया कि सरकारी दफ्तरों में क्या है, भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी है, काम करने का ढंग नहीं आता। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। नौकरशाही का मतलब क्या है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है ना, जो IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी है, इन लोगों ने, इनका लोगों का मानना था ये भी भाई ज्यादा भूमिका नहीं निभा रहे, ये भी कहीं ना कहीं इस वाले जो शासन तंत्र में फंस चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया। तो पहले काफी विश्वास था सरकारी क्षेत्रों पर और नौकरशाही पर, परंतु फिर धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम होता गया, विश्वास टूटता गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। तो 1980 के दशक के बाद अर्थव्यवस्था में जो राज्य की भूमिका है उनको कम कर दिया गया, और 1991 में आकर करके सरकार ने एक नई पॉलिसी सरकार लेकर के आती है, दैट इज द LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लेकर के आती है। और उस समय जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो माननीय मनमोहन सिंह जी होते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप बताइएगा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना, और ये भी बताइएगा क्या आपने LPG के बारे में पहले पढ़ा है, चाहे कक्षा 10 में, चाहे 11 में, चाहे 12 में, किसी में भी अगर कहीं पढ़ा हो तो आप बताइएगा। ओके, तो इसी के साथ आज अपना लेक्चर और अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और ये भी बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कराते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।